आप लोगों को पता होगा कि जो ये पाकिस्तान है ना, ये 1947 तक भारत का हिस्सा हुआ करता था। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है पाकिस्तान से। और जो ये बांग्लादेश आप लोग देख रहे हैं ना, ये 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती है। बांग्लादेश बनने से कुछ ही महीनों पहले पाकिस्तान और पूरी दुनिया में क्या चल रहा था, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, जानते हैं। तो 15 मार्च 1971 को जब याह खां सत्ता हस्तांतरण पर बात करने ढाका पहुंचे तो शेख मुजीब एक सफेद कार में बैठकर उनसे मिलने आए। उस कार पर एक काला झंडा लगा हुआ था। जब याह मुजीब को बातचीत के लिए गवर्नमेंट हाउस के ड्राइंग रूम में ले गए तो शेख इस पर अपना विरोध प्रकट किया। जॉन सेसॉन और लियो रोज ने अपनी किताब वॉर एंड सेशन पाकिस्तान इंडिया एंड क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश में लिखा, मुजीब चाहते थे कि यह बातचीत एकांत में हो। याह ने आदेश दिया कि बाथरूम में 2 कुर्सियां डलवाई जाए। इस तरह एक बाथरूम में पाकिस्तान को बचाने की आखिरी बातचीत शुरू हुई। ये बातचीत 2.5 घंटे तक चली। 19 मार्च को याह ने भुट्टो को संदेश भेजा कि वह भी बातचीत में शामिल होने ढाका चले आए। और जब ये तीनों मिले तो याह ने भुट्टो और मुजीब के बीच मध्यस्थता करने की कोशिश की, लेकिन ये दोनों आपस में बात करने से कतराते रहे। याह ने मजाक किया कि वे दोनों नव विवाहित दंपत्ति की तरह व्यवहार कर रहे हैं। सेसॉन और रोज लिखते हैं कि जब याह ने दोनों का हाथ पकड़कर बातचीत शुरू करने का अनुरोध किया, तब जाकर भुट्टो और मुजीब ने एक दूसरे से बोलना शुरू किया। बात बिगड़ती ही गई। शुरुआती हिचक के बाद एक फॉर्मूला पर सहमति हो गई कि संयुक्त पाकिस्तान के अंदर बांग्लादेश का अस्तित्व रहेगा, लेकिन फिर अचानक 23 मार्च को सब कुछ बिखर गया। सैम डेल रिम्पल अपनी किताब सेटर्ड लैंड में लिखते हैं कि 23 मार्च को पूरे पाकिस्तान में लाहौर रिजुलेशन दिवस मनाया जा रहा था। इस दिन ही सन 1940 में पहली बार आजाद मुस्लिम देश का विचार रखा गया था। आवामी लीग इस दिन का विरोध दिवस के रूप में मना रही थी। पूरे शहर के करीब करीब हर घर में नए डिजाइन किए हुए लाल, हरे और पीले रंग के झंडे लगे हुए थे, जिन पर बांग्लादेश का नक्शा बना हुआ था। उसी दिन ढाका टेलीविजन ने पाकिस्तान का राष्ट्रगान बजाने से इनकार कर दिया था। ऐसा लगता है कि इस दिन पाकिस्तानी सेना ने मान लिया था कि आवामी लीग एक अलगाववादी संगठन है। 25 मार्च की शाम तक यहाँ का संयम समाप्त हो चुका था। उन्होंने ऑपरेशन सर्चलाइट का आदेश दे दिया था। 5 दिन पहले ही इस योजना को आपात उपाय के रूप में अंतिम रूप दिया गया था। इसका उद्देश्य न सिर्फ आवामी लीग के खिलाफ कार्रवाई करना था, बल्कि पाकिस्तानी सेना की सभी बंगाली रेजिमेंटों के सैनिकों के हथियार ले लेना भी था। 25 मार्च की शाम जब यहाँ ढाका से रवाना हुए, उसके बाद सादे कपड़ों में पाकिस्तानी सैनिक ढाका हवाई अड्डे पर उतरना शुरू हो गए। उसी दिन ढाका में तैनात अमेरिकी राजनयिक आर्चर बिलर्ड अपनी पत्नी मेग के साथ एक डिनर पार्टी आयोजित कर रहे थे। उनके मेहमानों में शामिल थे अमेरिका से आए कुछ लोग, 2 बंगाली हाईकोर्ट जज और एक युगोस्लाव राजनयिक। ये सब स्पेंसर ट्रेसी की एक पुरानी फिल्म देख रहे थे। तभी बिलर्ड के फोन की घंटी बजी। दूसरे छोर पर किसी ने बिलर्ड को बताया कि बंगाली छात्र पाकिस्तानी सेना के वाहनों को रोकने के लिए सड़कों पर बैरिकेड लगा रहे हैं और जल्द ही ये दोनों पक्षों के बीच संघर्ष शुरू होने वाला है। मुजीब की गिरफ्तारी। जैसे ही बिलर्ड ने एक खबर अपने मेहमानों को बताई, बंगाली हाईकोर्ट के जजों ने तुरंत अपने घर जाने की इच्छा प्रकट की। उनके पीछे पीछे एक अमेरिकी दंपत्ति भी गया। गैरी वेस्ट अपनी किताब बिलर्ड टेलीग्राम इंडिया सीक्रेट वॉर इन ईस्ट पाकिस्तान में लिखते हैं कि कुछ मिनटों बाद ही भयभीत दंपत्ति बिलर्ड के घर वापस लौट आया। उन्होंने बगल की सड़क पर एक शव पड़ा देखा था। बाकी मेहमानों ने उस रात उन्हीं के घर पर ही रुकने का फैसला किया। बिलर्ड की पत्नी ने उनके लिए बिस्तरों की व्यवस्था की और वह फोन पर जानकारी जुटाने में लग गए कि उस समय ढाका में क्या हो रहा था। पूरे बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना एक्शन में आ चुकी थी। रात 1 बजे पाकिस्तानी सैनिक शेख मुजीब के धान मंडी निवास स्थान पर पहुंचे और कुछ सैनिकों ने शेख के घर की 4 दीवारी फलांग कर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें शेख का एक पहरेदार मारा गया। मुजीब को गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तानी सेना मुजीब को शहीद नहीं बनाना चाहती थी। उसे आदेश था कि मुजीब को जिंदा पकड़ा जाए। ढाका विश्वविद्यालय पर पाकिस्तानी सैनिकों का क्रैक डाउन पाकिस्तानी सेना का सबसे बड़ा निशाना था। ढाका विश्वविद्यालय बांग्लादेश पर बहुचर्चित किताब डेड रिकनिंग
मेमोरीज ऑफ द 1941 बांग्लादेश वॉर में शर्मिला बोस लिखती हैं कि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर उला ने एक फुटेज रिकॉर्ड किया था जिसमें सैनिकों को निहत्थे छात्रों को बंदी बनाते और बिल्कुल नजदीक से गोली मारते दिखाया गया था। छात्रों को अपने ही साथियों के शवों को दफनाने के लिए मजबूर किया गया था। उस रात आसिफ अली ढाका विश्वविद्यालय में अकेले गैर बंगाली थे। अनम जकरिया अपनी किताब 1971 पीपुल्स हिस्ट्री फ्रॉम बांग्लादेश पाकिस्तान एंड इंडिया में लिखती हैं कि आसिफ ने मुझे बताया था छात्रों और छात्राओं ने सैनिकों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए मानव चैन बना ली थी, लेकिन सैनिकों ने उन पर आप देखेंगे गोलियां चलानी शुरू कर दी थी। मारे जाने वालों में आसिफ के सबसे करीबी दोस्त मुइन थे। मुइन और उनकी महिला मित्र दोनों वहां मौजूद थे। वह तो बच गई लेकिन मुइन मारे गए। मुझे अब तक उस दृश्य के डरावने सपने आते हैं। विदेशी पत्रकारों की कैमरों की रीलें जब्त की गई। उधर जब इंटर कॉन्टिनेंटल होटल के सामने मशीन गन से लैस पाकिस्तानी सेना की जीप ने एक शॉपिंग सेंटर पर गोलियां चलानी शुरू कर दी तो होटल में मौजूद पत्रकार भौचक के रह गए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने 28 मार्च 1971 के अंक में लिखा, जब पत्रकारों ने होटल के मुख्य द्वार पर तैनात कैप्टन से इस गोलीबारी पर अपना विरोध प्रकट किया तो उसने जवाब दिया, अगर मैं अपने खुद के लोगों को मार सकता हूं तो तुमको भी मार सकता हूं। होटल में रहे सभी विदेशी पत्रकारों से देश छोड़ जाने के लिए कहा गया। वहां रह रहे सिडनी सोनबर्ग के कैमरे की रीलें जब्त कर ली गई, लेकिन कुछ पत्रकार सेना की गिरफ्त से बच निकले। उनमें से एक थे डेली टेलीग्राफ अखबार के संवाददाता साइमन डिंग। सलिल त्रिपाठी ने अपनी किताब द कर्नल हु वुड नॉट रिपेंट में लिखा, ड्रंग होटल की छत पर छिपे हुए थे। जब वहां से सेना चली गई तो वह होटल से बाहर निकले। उन्होंने शहर में कई लोगों का इंटरव्यू किया और अपने मोजों से अपने नोट्स को छिपाकर देश से बाहर ले गए। जब 26 मार्च की दोपहर भुट्टो कराची पहुंचे तो उन्होंने प्रेस के सामने घोषणा की कि खुदा का शुक्र कि पाकिस्तान को बचा लिया गया। अनम जकरिया ने लिखा कि पूर्वी पाकिस्तान में रहने वाले लाखों लोगों की नजर में ऑपरेशन सर्चलाइट ने पाकिस्तान को बचाया नहीं था, बल्कि उसने पाकिस्तान के सपने को पूरी तरह से छिन्न भिन्न कर दिया था। कई साल बाद तारिक अली ने लिखा, जिन्ना के पाकिस्तान की 26 मार्च 1971 की मौत हो गई थी जब पूरी पाकिस्तान खून में डूब गया था। आर्थर बिलर्ड का सरकारी टेलीग्राम। ढाका में तैनात अमेरिकी राजनयिक आर्थर ने अपनी सरकार को भेजे टेलीग्राम का शीर्षक दिया सिलेक्टिव जेनोसाइड, यानी चुन चुनकर किया गया जनसंहार। विलेड को इसके बहुत हताशा हुई जब ना तो इस्लामाबाद में अमेरिकी दूतावास और न ही अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने उनकी रिपोर्ट पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की। गैरी बेस ने अपनी किताब में लिखा, कुछ दिनों बाद जब बिलर्ड की रिपोर्ट पर बातचीत चली तो किंग की सिंजर ने कहा कि ढाका में हमारे राजनयिक बहुत मजबूत मानसिक शक्ति वाली शख्स नहीं थे। इसका नतीजा यह हुआ कि बिलर्ड उनकी टीम ने अपनी सरकार के खिलाफ असहमति नोट लिखा। इस पर ढाका में अमेरिकी दूतावास के 20 कर्मचारियों ने हस्ताक्षर किए। नोट में कहा गया कि हमारी सरकार लोकतंत्र को दबाने के प्रयासों और अत्याचारों की निंदा करने में नाकाम रही। एक पेशेवर लोक सेवक होने के नाते हम अमेरिकी सरकार की वर्तमान नीति के प्रति अपनी असहमति प्रकट करते हैं। गैरी बेस बिलर्ड टेलीग्राम पेस्ट नंबर 78 पर यह बात की गई है। वॉशिंगटन में इस नोट को पसंद नहीं किया गया और कुछ हफ्तों के बाद आर्थर बिलर्ड ढाका से तबादला कर दिया गया। भारत में शरणार्थियों का तांता। ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू होने के 5 दिनों के अंदर करीब 300 शरणार्थी सीमा पार कर भारत पहुंच चुके थे। 2 सप्ताह बाद शरणार्थियों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही थी। भारत के सीमावर्ती प्रदेशों से खबरें आने लगी थी कि वहां चीनी नमक और केरोसिन तेल की कमी हो गई। मई आते आते उन इलाकों में पीने के पानी की भी कमी हो गई थी। सैम डेल रिम्पल लिखते हैं कि इतने सारे लोगों के खाने का इंतजाम करने के कारण पूर्वोत्तर राज्यों की अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न होने लगी। सितंबर आते आते पूर्वोत्तर भारत के खासी पहाड़ियों में स्थानीय लोगों और शरणार्थियों के बीच झड़पों की खबरें आने लगी। भारतीय प्रशासन ने जानबूझकर रिफ्यूजी लोगों की धार्मिक पहचान का विवरण नहीं दिया, लेकिन अनुमान था कि मई तक आने वाले शरणार्थियों में 80% हिंदू थे। के सुब्रमण्यम का ब्लू प्रिंट। ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू होने के 1 सप्ताह के अंदर इंदिरा गांधी के सलाहकारों को भारतीय रक्षा अध्ययन संस्थान के निदेशक के सुब्रमण्यम का एक ब्लू प्रिंट मिला और जिसमें उन्होंने जोर देकर कहा था कि भारत को पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे जनसंहार का इस्तेमाल पाकिस्तान को उसके चीनी और अमेरिकी दोस्तों से अलग थलग करने में करना चाहिए। सैम डेल रैम्पल लिखते हैं कि सुब्रमण्यम का तर्क था कि भारत के लिए अच्छा मौका है कि वह पाकिस्तान को तोड़े और दक्षिण एशिया की मुख्य शक्ति के रूप में उभरे, और भारत ने इस सलाह को कब गंभीरता से लेना शुरू किया इस पर मतभेद है। उस समय भारतीय सेना में मेजर रहे चंद्रकांत सिंह अपनी किताब मेघना रिवर ऑफ विक्टी में लिखते हैं कि मुक्ति फौज को मदद देने का पहला फैसला हाईकमांड
ने नहीं बल्कि मौके पर मौजूद सैन्य अफसरों ने लिया था। ऑपरेशन सर्चलाइट के समय में पूर्वी पाकिस्तान में चटगांव हिल इलाके में मिजो लड़ाकों के खिलाफ एक जासूसी मिशन पर था, लेकिन मुझे इस तरह के कोई आदेश नहीं थे कि उन बंगाली सैनिकों का क्या किया जाए जो पाकिस्तानी सेना छोड़कर भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। भारत की फौज को मदद कुछ दिनों बाद ही भारतीय सेना ने मुक्ति वाहिनी की मदद करनी शुरू कर दी थी। इसका शुरुआती लक्ष्य था पूर्वी पाकिस्तान में नागा और मिजो विद्रोहियों को मिलने वाली मदद को समाप्त करना। रॉ में वरिष्ठ पद पर काम कर चुके बी रमन ने अपनी किताब काओ बॉयज ऑफ रॉ में लिखा कि भारत ने जल्द ही मुक्ति वाहिनी की मदद के लिए प्रशिक्षण शिविर शुरू कर दिए। उन्होंने कलकत्ता में बांग्लादेश का दूतावास भी खुलवा दिया। रॉ ने पाकिस्तान के खिलाफ मनोवैज्ञानिक लड़ाई शुरू कर दी। पूर्वी पाकिस्तान में बंगालियों के कत्ल ए आम की खबरें भी पूरी दुनिया को बताई जाने लगी। मिजो और नागा अलगाववादी पाकिस्तान के पक्ष में उतरे। उधर पूर्वी पाकिस्तान में मौजूद मिजो विद्रोहियों ने उस पूरे प्रकरण में पाकिस्तानी सेना का साथ देने का फैसला किया। बैन शेडेल अपनी किताब आ वार विद इन अ वार मिजो रिबल्स एंड द बांग्लादेश लिबरेशन स्ट्रगल में लिखते हैं कि कायदे से मिजो और बांग्लादेशी विद्रोहियों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए था, क्योंकि दोनों विभाजन के बाद कथित रूप से दूसरे दर्जे के नागरिक बनाए जाने के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। लेकिन 1971 में मिजो विद्रोही पाकिस्तान पर इतना निर्भर हो चुके थे कि उन्होंने उस संघर्ष में पाकिस्तानी सेना का साथ देने का फैसला कर लिया। उस समय मिजो विद्रोहियों की संख्या करीब 600 थी। शेख मुजीब को गिरफ्तार करने वाले ब्रिगेडियर जहीर आलम खां अपनी किताब द वे इट वॉज इनसाइड द पाकिस्तानी आर्मी में लिखते हैं कि मैं मिजो विद्रोहियों को रोज 1 टन चावल देने के लिए तैयार हो गया, बशर्ते वो मेरी कमांड के अंदर काम करें और मैं वहां चल रहे संघर्ष में जब चाहे उनका इस्तेमाल कर सकूं। मिजो विद्रोहियों ने मुक्ति फौज के खिलाफ पाकिस्तानी अभियान में हमारी मदद की। पश्चिमी पाकिस्तान का हाल। मई 1971 आते आते पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान के करीब करीब सभी नगरों पर दोबारा अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था, लेकिन समस्या के राजनीतिक समाधान के लिए अभी भी उन्होंने कोई कदम नहीं बढ़ाया था। उधर पूर्वी पाकिस्तान में हो रही घटनाओं के प्रति पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों का रवैया उदासीन था। मुनीजा शमसी ने बाद में अपनी किताब रीअसेसिंग आ फॉरगॉटेन नेशनल नैरेटिव में लिखा कि आज बहुत से पाकिस्तानी मानते हैं कि हमें पता ही नहीं था कि 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में क्या हो रहा था। ज्यादातर लोगों ने सेंसर की हुई प्रेस पर यकीन और उस पुरानी दलील पर विश्वास करना पसंद किया कि ये एक विदेशी षड्यंत्र है। इसका एक कारण पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिमी पाकिस्तान आने वाले गैर बंगाली शरणार्थियों का भी था, और जिसकी वजह से जनमत बंगाली आंदोलन के खिलाफ हो गया था। सारे बंगालियों को सिरे से देशद्रोही करार कर दिया गया। उनको अविश्वसनीय और नस्लीय रूप से बदतर लोग कहकर पुकारा जाने लगा। संडे टाइम्स की रिपोर्ट। पूर्वी पाकिस्तान में हो रही घटनाओं का सबसे पहले भंडाफोड़ एक पाकिस्तानी ने किया और अप्रैल 1971 के अंत में एंटनी मिस्क्रेन हैस को वहां के सूचना मंत्रालय ने 7 और पाकिस्तानी पत्रकारों के साथ पूर्वी पाकिस्तान में हालात सामान्य होने की रिपोर्टिंग करने के लिए आमंत्रित किया। मिस्क्रेन हैस पूर्वी पाकिस्तान में हो रही घटनाओं को देखकर दंग रह गए। 18 मई 1971 को संडे टाइम्स के दफ्तर में पहुंचे और उस अखबार के लिए एक खास लेख लिखने का प्रस्ताव किया। संडे टाइम्स के 13 जून 1971 के अंक में उनका एक लेख प्रकाशित हुआ जिसका शीर्षक था जेनोसाइड यानी जनसंहार। और सालों बाद इंदिरा गांधी ने संडे टाइम्स के संपादक हारोल्ड एवांस को बताया था कि संडे टाइम्स की उस रिपोर्ट ने उन्हें इतना दहला दिया था कि उन्होंने पूरी पाकिस्तान में भारत के सशक्त हस्तक्षेप की तैयारी शुरू कर दी थी। बांग्लादेश के समर्थन में म्यूजिक कॉन्सर्ट। भारत के मशहूर सितार वादक रविशंकर बीटल्स से कि जॉर्ज हैरिसन के दोस्त हुआ करते थे। एक दिन उन्होंने उन्हें सलाह दी कि क्यों ना हम बांग्लादेश की मदद के लिए एक संगीत कॉन्सर्ट आयोजित करें। इन दोनों ने मिलकर न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में एक कॉन्सर्ट आयोजित किया जिसमें बॉब डिलेन, बिली प्रेस्टन और एरिक क्लेप्टन जैसे सितारों ने हिस्सा लिया। और इस कॉन्सर्ट में यूनिसेफ रिफ्यूजी फंड के लिए $3,43,000 जमा किए गए। इस कॉन्सर्ट ने बांग्लादेश आंदोलन को पश्चिमी समाज के बीचों बीच ला खड़ा किया। पाकिस्तानी राजनयिकों का पलायन। जुलाई में तंजानिया में पाकिस्तानी उच्चायुक्त डॉक्टर उस्मान गनी ने अपना पद छोड़कर बांग्लादेश सरकार के लिए काम करने का ऐलान किया। और इसके बाद तो अमेरिका, नाइजीरिया, अर्जेंटीना में पाकिस्तानी दूतावासों में काम करने वाले कई बंगाली राजनयिकों ने बांग्लादेश का साथ देने की घोषणा कर दी। यही नहीं, बगदाद में पाकिस्तानी राजदूत दूतावास के खजाने ने
खजाने से 30,000 पाउंड लेकर कुवैत और फिर वहां से लंदन चले गए। वहां उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन कर कहा कि लंदन बांग्लादेश के विद्रोहियों का मुख्य केंद्र बन गया। इस घोषणा ने ब्रिटिश सरकार को एक अजीब सी स्थिति में डाल दिया। दिसंबर 1971 तक भारत में पूरी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों की संख्या 1 करोड़ पार कर चुकी थी। कितना? 1 करोड़ पार। और इसी तरह से आप देखते हैं कि बांग्लादेश के आज़ाद होने से पहले की घटनाएं हैं। फिर भारत हस्तक्षेप भी करता है, मदद भी करता है, और एक नया देश मैप में, मानचित्र में उभर के आता है। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी भी है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।